नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 40वां पार्ट है लक्ष्मीकांत की सीरीज का। डीपीएसपी को खत्म करने पे आ गए हैं हम लोग। इस वीडियो में तो देखिए डीपीएसपी पूरा खत्म नहीं हो पाएगा, शायद इसके बाद एक वीडियो और लगेगी, बट इन दो वीडियोस में डीपीएसपी खत्म हो जाएगा। बचा क्या क्या है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और वो डायरेक्टिव्स जो पार्ट 4 के बाहर हैं। अब इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजन ये है कि मेंस के एग्जाम में जब आप आंसर्स लिखते हो तो इनमें आपको बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलोगे जो रेलेवेंट तरीके से आप कंटेक्सचुअल तरीके से आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। मैं बहुत सारी चीजें आपको ऐसे बताने वाला हूं इस वीडियो में और इससे अगली वाली वीडियो में। उनको इस्तेमाल कैसे करना है ये आपके इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी आप डेवलप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कुछ ही लोगों में होती है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये वाली किताब आप खरीद कर अपने सामने रख लीजिए और मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने वीडियो को अब तक लाइक कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो कर दीजिए। और आगे आने वाले समय में कभी भी अगर लगे कि हाँ वीडियो अच्छी है भाई तो उसको शेयर भी कर दीजिए। 1950 जब से हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ, 26 जनवरी 1950, उसके बाद केंद्र की सरकारों ने भी और जो डिफरेंट राज्य हैं, राज्य की सरकारों ने भी बहुत से ऐसे लॉ बनाए हैं जिसमें ऐसे बहुत से प्रोग्राम थे, ऐसे बहुत से प्रोविजंस थे जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं। देखा जाए तो इसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत हुई 1950 में जब प्लानिंग कमीशन बनाया गया। प्लानिंग कमीशन को क्यों बनाया गया? कि भाई पूरे देश का डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए प्लानिंग कमीशन को काम दिया गया कि 5 ईयर प्लान बनाइए। इस 5 ईयर प्लान में प्लानिंग कमीशन का काम क्या था कि भैया 5 ईयर्स के प्लान बनाइए। हॉलिस्टिक प्लान होंगे, देश के अलग अलग तबके के लोगों को कैसे सोशल जस्टिस मिले, कैसे इकोनॉमिक जस्टिस मिले, कैसे उनको इनकम अच्छी प्रदान की जा सके, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी ना आए इनकम में, स्टेटस में, अपॉर्चुनिटी अच्छी जाए। तो ये काम दिया गया प्लानिंग कमीशन। नाम से ही देख सकते हैं ऐसा काम था प्लानिंग। और प्लानिंग कमीशन जो रिपोर्ट दिया करता था दोस्तों, उसकी बहुत वैल्यू हुआ करती थी, बहुत औकात हुआ करती थी। बाद में जरूर ये होगा कि प्लानिंग कमीशन बहुत सारी फंक्शंस पर डिफंक्ट हो गया, उसमें काफी कमियां आ गई, इसलिए सरकार ने 2015 में उसको चेंज करके कर दिया नीति आयोग। नीति आयोग बेसिकली इज अ थिंक टैंक। तो नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में फर्क ये है कि नीति आयोग सिर्फ प्लान कर रहा है, अपने इनपुट्स दे रहा है, सर्वे करा रहा है। इंप्लीमेंटेशन में नीति आयोग का बिल्कुल रोल नहीं है। प्लानिंग कमीशन में इंप्लीमेंटेशन का भी रोल आने लगा था, इसलिए प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन था, वैसे तो जिसके चेयरमैन थे वो प्रधानमंत्री जी थे, लेकिन जो इसका डिप्टी चेयरमैन था वो बहुत ताकतवर हो जाता था। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन की कमियों की वजह से नीति आयोग ले गया गया। प्लानिंग कमीशन को 1950 में ही बना दिया गया था, और प्लानिंग कमीशन की जो ओवरऑल लेआउट था उसका मतलब यह था कि भाई डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करना है। अब ये कर पाए नहीं कर पाए दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है ये 2015 से काम कर रहा है। बहुत सारी अपनी अच्छी बुरी राय नीति आयोग दे चुका है, इसके अंदर भी बहुत सी अच्छाइयां कमियां बताई जा रही हैं, वो कंटेक्स्ट नहीं है। तो सबसे पहली बात, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने डीपीएसपी को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। ओके, आगे चलते हैं। फिर भाई डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या किया गया? जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका गरीब, लाचार, कमजोर इस टाइप का था, और उनके दबाने के लिए जो उनके अपोजिट तबका था, जमींदारों का, जागीरदारों का, इनकी बहुत चलती थी। और खासकर 1947 में जब हमको आजादी मिली उसके बाद ज्यादातर जो हमारा इलाका था वो रूरल था। अर्बनाइज्ड इलाके तो बहुत लिमिटेड गिने चुने थे। तो सरकार को यह समझ में आया कि भैया लैंड रिफॉर्म्स के लॉज लेके आने पड़ेंगे, और जब आप लैंड रिफॉर्म्स के लॉज लेके आओगे तो आप एग्रेरियन सोसाइटी को बदलोगे। और एग्रेरियन सोसाइटी को कौन कंट्रोल कर रहा था? बिचौलिए कंट्रोल कर रहे थे, इंटरमीडिएट्स कंट्रोल कर रहे थे, जमींदारों जैसे जागीरदार, इनामदार। तो सबसे पहली बात, ये जमींदारी की प्रथा, जागीरदारी और इनामदारी की प्रथा को पूरी तरीके से अबॉलिश करो। और सरकार ने करने की कोशिश की, पूरी तरीके से अबॉलिश नहीं हो पाई, इन वन फॉर्म और द अदर आज भी चल रही है, बट फिर भी सरकार ने काफी कोशिश की। सरकार टेनेंसी रिफॉर्म्स लेके आई, और खासकर स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे टेनेंसी रिफॉर्म्स लेके आई, ताकि टेनेंट मतलब कि अगर एक किसान को कुछ लैंड दिया जाता है कि उस लैंड पे वो खेती बाड़ी करे, तो भाई उस लैंड से उसको निकाला नहीं जाएगा, इविक्ट नहीं किया जाएगा, उसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया जाएगा कि हाँ भाई इतने सालों तक तुम इसमें खेती बाड़ी कर सकते हो, तुम्हें वाजिब अमाउंट में इसका रेंट भी मिलेगा। ठीक है, तुम जो पैदावार कर रहे हो उसको ठीक ठाक मार्केट, उसको ठीक ठाक दामों पे मार्केट में बेच भी पाओगे। हालांकि इनमें से बहुत सारी चीजें आज की डेट में भी नहीं होती है, बट हाँ सरकार ने करने की कोशिश जरूर की है। फिर इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स। तो भैया जैसा कि मैंने आपको बहुत बार पहले बताया कि जब देश आजाद हुआ, जमींदारों, जागीरदारों के पास बड़ी बड़ी जागीरें हुआ करती थी, इतना ज्यादा जमीन, मतलब जितनी दूर इंसान की नजर ना जाए उतनी दूर उनकी जमीनें हुआ करती थी। तो अब इतनी ज्यादा जमीन एक आदमी के पास कंसंट्रेटेड हो वो सही नहीं है। तो सरकार को समझ में आया कि इन जमीनों को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है। तो एक सीलिंग फिक्स की गई, और उस सीलिंग के ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा जमीन थी इन जमींदारों के पास, उसको बाकी गरीब फार्मर्स में बांटा गया।
तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड अमंग द लैंडलेस लेबर किया गया। और फाइनली कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या हुआ कि मान लीजिए जो छोटे किसान है तो उनके पास छोटी जमीन है, 1 हेक्टेयर, 1.5 हेक्टेयर, 2, 2.5 हेक्टेयर, तो वो लोग क्या करेंगे, उनकी जमीन अगर आसपास है तो वो लोग अपनी जमीन को आपस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद एक बड़ी जमीन बन जाएगी। उस बड़ी जमीन में ये जितने भी किसान है वो सब मिलके अपना काम करना शुरू करेंगे। तो सब लोग मिलके इनपुट डालेंगे, सब लोग मिलके उसमें हल जोतेंगे। जब आप कंबाइंड एफर्ट से किसी काम को करते हो तो जो उसके रिजल्ट्स होते हैं वो अच्छे आते हैं, और फाइनली जब इससे कुछ बेनिफिट निकलेगा तो वो बराबर से बेनिफिट बटेगा। हालांकि कोऑपरेटिव फार्मिंग में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अगर कोऑपरेटिव फार्मिंग में एक तरफ छोटे किसान और एक तरफ बड़े किसान है, तो बड़े किसानों को एक नेचुरल टेंडेंसी आ जाती है कि छोटे किसानों को दबाएं, फायदा उठाएं उनसे। इसलिए कोऑपरेटिव फार्मिंग अगर सक्सेसफुल हुई है तो वहां सक्सेसफुल हुई है जहां पे जितने भी किसान मिले हैं वो लमसम एक साइज के हों। अगर एक छोटा है और एक बड़ा है तो बड़ा वाला किसान छोटे वाले किसान को दबाएगा, उसकी जमीन को हड़पने की कोशिश करेगा पटवारी के साथ अपनी साठ गांठ करके। तो इस तरीके की चीजें बहुत होती हैं। पटवारी के बारे में आप जानना चाहो, अगर पटवारी और ग्राउंड लेवल पे कैसे काम होता है सरकार में, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आप मेरी एनसीईआरटी की वीडियो को देखिए जाके, वहां पे मैंने आपको ये सारी चीजें समझा रखी है। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए और भी सरकारों ने, जैसे कि लेबर रेगुलेशन की फील्ड में सरकारों ने क्या किया। आप देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी से पहले जो छोटी मोटी फैक्ट्री थी हमारे देश में, चाहे टेक्सटाइल के ले लीजिए, चाहे किसी भी कोयले की खदान की फैक्ट्रीज ले लीजिए, किसी भी फैक्ट्री को ले लीजिए, वहां पे वर्कर काम करेंगे। अब इन वर्करों की हालत बहुत खराब, 12-12, 20-20 घंटे काम कर रहे हैं, कुछ कुछ कंपनी 20 घंटे काम करवा रहे हैं। औरतों से, बच्चों से 12-12, 14-14 घंटे काम ले रहे हैं एक दिन में। तो इनके लिए कुछ करना था, तो इनके लिए बहुत सी चीजें की गई। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 आपकी किताब में और भी दे रखे हैं, जैसे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, माइंस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, इस तरीके के बहुत से एक्ट्स, द वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट, ये सब लेके आए गए ताकि जो लेबर सेक्शंस हैं और उन लेबर सेक्शंस में जो खासकर बच्चे और औरतें हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और समय समय पे इस पे अमेंडमेंट भी हुआ है, जैसे कि एक एक्ट है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, इसको लेके आया गया था 1986 में और बाद में इसको अमेंड किया गया 2016 में, और लिखा गया इसमें द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो इन सब एक्टों के थ्रू आप देखिए एक एक एक्ट में क्या क्या लिखा है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है, बट अगर आपको एक्ट का नाम याद है और अगर आप अपना पेपर लिखते वक्त यूपीएससी में या किसी भी सब्जेक्टिव एग्जाम में इन एक्ट्स को मेंशन कर सकते हो तो आपको नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। बात यह है बस। फिर आगे आते हैं मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। इसके थ्रू जो वुमेन वर्कर्स हैं, जो लेडीज हैं, उनके हालात को सुधारने की कोशिश की गई। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट क्यों? क्योंकि देखिए मेन और वुमेन में डिफरेंशिएशन तो है ही हमारे इंडियन सोसाइटी में, तो ये डिफरेंशिएशन रिम्यूनरेशन में काम किया जा सके। एक काम करने के लिए जितना पैसा एक औरत और एक आदमी को मिलता है वो ज्यादा से ज्यादा बराबर हो, इक्विटेबल हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल इक्वल हो, इक्विटेबल होना चाहिए। इस चीज को कोशिश की इस इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट को लाने ने। अब देखिए आप बोलोगे कि इक्वल और इक्विटेबल में क्या फर्क है, तो इसके लिए आप मेरी पहली फंडामेंटल राइट्स की वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा। फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, इसके तो आप नाम से ही समझ सकते हैं कि ये एक्ट ऑब्वियस सी बात है जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके बेनिफिट के लिए है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे निकल के आती हैं दोस्तों, ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला है नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस 1956, दूसरा है नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लीडिंग कमर्शियल बैंक्स 1969, तीसरा है नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, चौथा है एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट पर्पसेस। लाइफ इंश्योरेंस, आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस क्यों दिया जाता है। आपने अगर लाइफ इंश्योरेंस ले लिया है, मान लीजिए किसी मतलब आपकी किस्मत खराब है, कुछ हो जाता है, तो जिसके लिए भी आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, अपने माँ बाप के लिए, अपनी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, तो उनको कुछ पैसा मिल जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे बैंकिंग सिस्टम का। तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड 1956 से पहले कितनी कंपनीज थी इंडिया में? बहुत कंपनीज थी। 154 इंडियन कंपनीज थी, 16 नॉन इंडियन इंश्योरेंस थे, 75 प्रोविडेंट सोसाइटीज थी। सरकार 19 जनवरी 1956 को एक ऑर्डिनेंस लेके आई और बाद में वो एक एक्ट लेके आई, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 19 जून 1956 को। और इन 154 इंडियन, 16 नॉन इंडियन और 75 प्रोविडेंट सोसाइटीज को एक एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो बनी 1 सितंबर 1956 को। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उस समय पे 1956 में एलआईसी बनी थी, इतनी सारी कंपनीज को जोड़ के ये कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रहा होगा। खासकर उस टाइम पे जब इंडिया में इतनी ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस नहीं हुई थी, उस समय पे एलआईसी जैसी कंपनी बनना बहुत बड़ी बात थी। ठीक है,
तो ये डीपीएसपी के लिए, क्योंकि देखिए आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो ये एक एलआईसी कंपनी है जो आपको लाइफ इंश्योरेंस देती है, ठीक है, कि आप आराम से जिंदगी जी सको और आपके बाद जो आपके डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए आपको चिंता ना करना पड़े। तो बेसिकली दिस इज फुलफिलिंग द डीपीएसपी। एक अच्छी लाइफ का जो सिद्धांत बोला गया है हमारे संविधान में डीपीएसपी में, वो इसके थ्रू हो रहा है। फिर भैया बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। अच्छा एक और बात, ऐसा क्यों क्यों गया? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट को लेके क्यों आया गया? ऐसा बोला गया कि जो कंपनी थी ना, इंडियन कंपनी थी, नॉन इंडियन इंश्योरेंस थी, 75 प्रोविडेंट सोसाइटीज थी, ज्यादातर ये देखिए प्राइवेट सेक्टर में थी और इनके अंदर रैम्पेंट करप्शन था। तो इंश्योरेंस तो बांटते थे, बट जब इंश्योरेंस क्लेम करने कोई जाता था तो उसको इंश्योरेंस देते नहीं थे। तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट बना लिया गया। हालांकि एक्ट बनने के बाद उसमें बहुत कमियां थी, समय समय पर उस एक्ट को अमेंड भी किया गया, वो एक अलग बात है। फिर दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा? द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लीडिंग कमर्शियल बैंक्स। तो भैया ऑर्डिनेंस लेके आए, नाम था बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स ऑर्डिनेंस 1969, जिसके थ्रू 14 सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। सरकार ने इसकी ओनरशिप ले ली 19 जुलाई 1969 को। इन बैंकों में 80% ऑफ द बैंक डिपॉजिट्स थे देश के। देखिए देश बढ़ रहा था आगे, ठीक है, पूरी दुनिया के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पूरी तरीके से एलपीजी रिफॉर्म्स 1990 में आए, लेकिन फिर भी दुनिया भर में बैंकिंग की क्या इंपॉर्टेंस थी वो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट के सामने आ रही थी। और इकोनॉमी का अगर एक बहुत बड़ा हिस्सा इन कॉमर्शियल प्राइवेट बैंकों के हाथ में दे दिया जाएगा तो वो सही नहीं है। इसलिए सरकार ने क्या किया, इन बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। इसके लिए एक बिल आया, द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग बिल। इसको प्रेसिडेंशियल अप्रूवल मिल गया 9 अगस्त 1969 और ये 14 बैंक आपके नेशनलाइज हो गए। अभी के लिए बैंकों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है क्योंकि बैंकों के ऊपर अच्छा खासा रेगुलेशन है, आरबीआई बहुत एक्टिव है, हमारी इकोनॉमी स्टेबल है। कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक जनरल टर्म में बात कर रहा हूं। तो अभी के लिए बैंकों का प्रोवाइड ये प्राइवेटाइजेशन जस्टिफाइड है, बट उस समय पे 1969 में बैंकों की प्राइवेट ओनरशिप बहुत ज्यादा जरूरी थी, इसलिए सरकार ने इसको नेशनलाइज किया। फिर तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस। आप बोलोगे भैया लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में क्या फर्क है? देखिए लाइफ इंश्योरेंस में बात होती है लाइफ की, अगर आप मर जाए तो कुछ पैसा मिल जाएगा फैमिली को। जनरल इंश्योरेंस में बहुत चीजें आती हैं, तो आपकी कार स्कूटी खराब हो जाए तो उसका जनरल इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, आप किसी को ठोक दो तो एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है। फिर जनरल इंश्योरेंस में और भी बहुत तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, आपके घर का इंश्योरेंस होता है, बहुत सारी चीजों का इंश्योरेंस होता है। तो जनरल इंश्योरेंस को भी नेशनलाइज किया गया 1971 में। किसके थ्रू? द जनरल इंश्योरेंस इमरजेंसी प्रोविजंस ऑर्डिनेंस के थ्रू, जो कि 13 मई 1971 में आया था। उस समय पे 107 एंटिटीज थी प्राइवेट सेक्टर में, इनको मिला के 4 कंपनियां बनाई गई। ये वो 4 कंपनियां हैं, ये रही वो 4 कंपनी। एक मिनट, पहली आपको दिख रही है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बॉम्बे, दूसरी यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मद्रास, तीसरी ये ओरिएंटल फाइल और चौथी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कलकत्ता। इनके नाम चेंज किए जा चुके हैं और इन कंपनी की ओनरशिप भी सरकार ने अपने पास ले ली 1972 में। तो जो पहली कंपनी थी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बॉम्बे, ये बन गई न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आज भी है। दूसरी वाली बन गई आपकी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरी वाली बन गई द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और चौथी बन गई नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। और अभी के लिए इनकी मेजॉरिटी स्टेक होल्डरशिप सरकार के पास है। जब इनको नेशनलाइज किया गया था तब ये प्राइवेट थी। और फाइनल जो हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एबोलिशन ऑफ प्राइवेट पर्पसेस। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि प्राइवेट पर्पस क्या होता है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ दोस्तों, तो उस समय पे क्या हुआ, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे उन प्रिंसली स्टेट्स ने क्या बोला, मतलब कि ब्रिटेन तो छोड़ के जाने के मूड में था। इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 का, ब्रिटेन ने बोला कि भाई जितने भी प्रिंसिपली स्टेट्स हैं या तो पाकिस्तान के साथ मिल जाए या इंडिया के साथ मिल जाए। तो ब्रिटेन ने तो इंडिया का बाल्कनाइजेशन करने का पूरा प्लान बना लिया था। बाल्कनाइजेशन मतलब इंडिया को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। लेकिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत एबल लीडरशिप बैठी थी ऊपर, उस लीडरशिप ने एक एक प्रिंसली स्टेट से जाकर बात की और उनसे बोला कि आप इंडिया में मिलिए। प्रिंसली स्टेट्स ने बोला कि अगर हम इंडिया में मिल जाएंगे तो हमारा क्या फायदा भाई, हमारी तो सारी ऑटोनॉमी चली जाएगी, आप लोग राजा क्यों बन जाओगे, तो हम अपनी राजाशिप छोड़ के आपको क्यों राजा बनने दें। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उनको आइडिया दिया, एक काम करते हैं प्राइवेट पर्पस लेते हैं। प्राइवेट पर्पस का मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे समझिए। ब्रिटेन भी पहले क्या करता था, पेंशन दे देता था, बड़े बड़े प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर होते थे उनको पैसे देता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, हमारी गवर्नमेंट ने भी बोला इन रूलर से कि देखिए आप इंडिया में मिल जाइए, हम आपको प्राइवेट पर्स देंगे। प्राइवेट पर्स मतलब कि भैया आपको हर साल कुछ लमसम अमाउंट ऑफ पैसा दे दिया जाएगा, आप अपनी राजे रजवाड़ों वाली जिंदगी को जी सकते हो।
और उस समय पे ये करना बहुत जरूरी था। एक तरफ हमारे संविधान में इक्वालिटी की बात हो रही थी, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात हो रही थी, दूसरी तरफ आप इन राजा रजवाड़ों को फ्री में पैसे बांटने की बात कर रहे हो। तो ये बहुत जरूरी था, क्योंकि उस समय को देश को मिलाना, देश को एक कंसोलिडेटेड एंटिटी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए प्राइवेट पर्सन बनाए गए। और जो हमारे अलग अलग प्रिंसिपैलिटी थी, 550 से ऊपर जो प्रिंसिपैलिटी थी जो कि इंडिया में आके मिली, उनको प्राइवेट पर्स दिया गया। उनको बोला गया कि ठीक है भैया, कुछ पैसा हम आपको साल के एंड में फ्री में पहुंचा दिया करेंगे। ये लोग भी खुश कि चलो बड़े देश का हम लोग पार्ट भी बन गए और पैसा भी हमको मिल जाएगा। ये सब बातें होने लगी। ठीक है, इस प्राइवेट पर्स को भारत के संविधान के किस आर्टिकल में रखा गया? तो आर्टिकल 291 और आर्टिकल 362। तो आर्टिकल 291 और आर्टिकल 362 में प्रोविजंस थे कि भाई जो प्रिंसिपैलिटीज आके मिली हैं इंडियन यूनियन में, उनको प्राइवेट पर्स दिया जाएगा, पैसे बांटे जाएंगे फ्री में। लेकिन बात ये हुई कि बाद में इनका क्रिटिसाइज भी बहुत किया गया। ये बोला गया कि एक तरफ तो भैया आर्टिकल बात कर रहा है इक्वालिटी की, फ्रेटर्निटी की, सबकी बराबरी की, दूसरी तरफ ये कॉलोनियल पास्ट की चीज आप आज की सोसाइटी में लेके आ रहे हो। तो फ्री में राजा रजवाड़ों को पैसे बांट रहे हो। एक तरफ भूखा नंगा आदमी बेचारा, उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, दूसरी तरफ आप इन रजवाड़ों को फ्री में पैसे बांट रहे हो। तो जब इंडिपेंडेंस हुआ था उस समय तो जस्टिफाइड था प्राइवेट पर्स, बाद में जस्टिफाइड नहीं था। ये बात इंदिरा गांधी जी को समझ में आई और उन्होंने 26वें अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1971 के थ्रू प्राइवेट पर्स को अबॉलिश कर दिया। इसके थ्रू आर्टिकल 362 को और आर्टिकल 291 को भी हमारे संविधान से निकाल दिया गया। अब इनको फ्री में पैसे नहीं बटेंगे। तो जो शुरुआत में प्राइवेट पर्स लेके आया गया था वो भी एक जरूरी स्टेप था और सही समय पे इस प्राइवेट पर्स को हमारे संविधान से निकाल दिया गया। कोई फ्री का पैसा नहीं, बाकी देश के नागरिकों की तरह कंपीट करिए और बड़े बनिए। हालांकि ज्यादातर राजा रजवाड़े जो भी थोड़े बहुत समझदार थे वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप करके, बिजनेस सेटअप करके एकदम फाइनेंशियली अब तक सिक्योर हो चुके थे। ठीक है, तो प्राइवेट पर्स देखा हमने, जनरल इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन देखा हमने, फिर हमने आपकी कॉमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन देखा और लाइफ इंश्योरेंस का भी नेशनलाइजेशन देखा। फिर आते हैं हम लोग लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में। देखिए, इस लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के थ्रू क्या बोला गया? ये बोला गया कि पूरे देश में जो गरीब तबका है उसको लीगल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। देखिए, हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत महंगा होता जा रहा था। तो जो अमीर लोग थे वो तो महंगे महंगे लॉयर्स को हायर करके जुडिशियल सिस्टम का प्रयोग कर लेते थे। जो गरीब लोग थे वो करें तो करे क्या, वो लॉयर की फीस दे नहीं सकते। तो जो हमारे जजेस थे, जो सुप्रीम कोर्ट थे, उसको समझ में आया कि भैया ये तो काम गड़बड़ हो रहा है, इन पुअर को तो लीगल हेल्प मिल नहीं पा रही है। तो जुडिशियल सिस्टम का मतलब क्या है? संविधान का तो बेसिस ही यही था कि गरीब इंसान भी जुडिशरी में जाके हेल्प मांग सके। तो जुडिशरी ने सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया और सरकार के ऊपर जब प्रेशर आया तो सरकार लेके आई द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। इन लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंदर सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाई गई। नालसा के बारे में आपने सुना होगा। ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं और ये हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल को फुलफिल करती हैं? आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला गया इसमें कि भैया हमारे देश के नागरिकों को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, फ्री लीगल एड दी जाएगी। अगर वो अपना खर्चा नहीं उठा सकता, एक्सपेंडिचर नहीं उठा सकता, तो हमारे देश के नागरिकों को फ्री लीगल एड दिया जाएगा। तो आप देखो, यही अथॉरिटीज, यही लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज देश भर में लोक अदालत कंडक्ट करवाती हैं। लोक अदालत में आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश की जा रही है। दो पार्टियां जो उनके छोटे मोटे सिविल इश्यूज होते हैं उनको जाके आपस में लोक अदालत में डिस्कस करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देश में बहुत जगहों पे परमानेंट लोक अदालत चलती है, बहुत जगहों पे कुछ समय के लिए नॉन परमानेंट लोक अदालत चलाई जाती हैं जो कुछ समय में बहुत ज्यादा केसेस को सॉल्व करती हैं और फिर उनको डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट देश भर के लोगों को लीगल सुविधाएं देने में एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो ये भी हमारे डीपीएसपी को फुलफिल कर रहा है। आगे बात करते हैं तो देखिए बहुत सी और चीजें हैं, जैसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, केवीआईसी, ये अक्सर कर न्यूज में रहता है अगर आप न्यूज पढ़ते हो ठीक से। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, हैंडलूम बोर्ड, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, क्वायर बोर्ड, सिल्क बोर्ड, इन सब का एक मेजर रोल है। तो जो हमारे रूरल इलाके में कॉटेज इंडस्ट्रीज है, रूरल इलाके में जो गरीब के